गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। मैंने जो सीरीज चलाया है 11 to 13 जीपीएससी का, उसमें आज मैं इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। पहले मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जो पहला क्वेश्चन है, द persistent falling general price level of goods and services is known as disinflation, deflation, stagflation, depletion। वस्तु और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट को कहा जाता है अस्फीति, अपस्फीति, स्टैगफ्लेशन, मंदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिफ्लेशन। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। अपस्फीति डिफ्लेशन को किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार या निरंतर गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मुद्रास्फीति के विपरीत है, जहाँ कीमतें आमतौर पर बढ़ती है। अन्य विकल्प इस प्रकार हैं। अस्फीति डिसइंफ्लेशन, यह मुद्रास्फीति की दर में कमी को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है कीमतें अभी बढ़ रही है लेकिन पहले की तुलना में धीमी गति से। स्टैगफ्लेशन, यह आर्थिक ठहराव, धीमी वृद्धि और उच्च बेरोजगारी और मुद्रास्फीति बढ़ती कीमतें का संयोजन है, जो कीमतों में लगातार गिरावट से भिन्न है। मंदी डिप्रेशन, जबकि मंदी एक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक गिरावट है, जिसके साथ अस्फीति भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2। The book Planning Economy for India was written by B.K.R.V. Rao, M. Visvesvaraya, K.N. Rai, मनमोहन सिंह। प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? B.K.R.V. राव, एम विश्वेश्वरैया, के.एन. राय, मनमोहन सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, एम विश्वेश्वरैया। इनके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। एम विश्वेश्वरैया एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे, साथ ही राजनेता और मैसूर के 19वें दीवान थे। 1934 में प्रभावशाली पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के आर्थिक विकास के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 3। For a rural person, the minimum calorie needed to reach above poverty line is 2400 calorie, 2100 calorie, 1800 calorie, 1500 calorie। एक ग्रामीण व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचने के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी है 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 1800 कैलोरी, 1500 कैलोरी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, 2400 कैलोरी। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। भारत में जब गरीबी रेखा को पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर परिभाषित किया गया था, तो शहरी निवासियों की तुलना में ग्रामीण व्यक्तियों के लिए उच्च कैलोरी सेवन को आवश्यक माना गया था। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अक्सर अधिक शारीरिक रूप से श्रम साध्य कृषि और मैनुअल श्रम में लगे रहते होते हैं, जिसके लिए अधिक ऊर्जा सेवन की आवश्यकता होती है। योजना आयोग द्वारा न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांगों के अनुमान पर गठित कार्यबल 1979 की सिफारिश के आधार पर ग्रामीण व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर मानने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कैलोरी मानदंड 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया था। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों के लिए मानदंड 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following best describes the labor force participation rate? The percentage of working age population uh, of the total population out of the total population. B, the percentage of working age population that is employable. The percentage of working age population that is employed or actively seeking employment. The percentage of working age population that is a part of formal sector. निम्नलिखित में कौन श्रम बल भागीदारी दर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कुल जनसंख्या में से कामकाजी उम्र की जनसंख्या का प्रतिशत, कामकाजी उम्र की आबादी का प्रतिशत जो रोजगार योग्य है, कामकाजी उम्र की आबादी का प्रतिशत जो कार्यरत है या सक्रिय रूप से रोजगार ढूंढ रहा है, औपचारिक क्षेत्र में कामकाजी उम्र की आबादी का प्रतिशत। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 5। FRBM committee recommended central debt in GDP ratio to be at 37%, 40%, 25%, 35%। ऋण जीडीपी अनुपात के संदर्भ में एफआरबीएम समिति द्वारा केंद्र को दी गई अनुशंसा है 37%, 40%, 25%, 35%। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है 40%। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। एफआरबीएम राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन समीक्षा समिति एनकेसी समिति
ने सिफारिश की थी केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी अनुपात 2022-23 का 40% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हु among the following used the term green revolution for increasing agricultural product in India? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, राजकृष्ण, आर.के.वी. राव। निम्नलिखित में किसने भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, राजकृष्ण, आर.के.वी. राव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी कृषि विज्ञानी जो थे उन्होंने किया। इन्हें विश्व का हरित क्रांति का जन्म माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द फंडामेंटल कॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज द लिक्विडिटी प्रॉब्लम, द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, द कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम, ऑल ऑफ दिस। ब्रेटन वुड्स प्रणाली का पतन का मूल कारण था तरलता का समस्या, समायोजन की समस्या, आत्मविश्वास की समस्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन के कई कारण थे, जिसमें तरलता की समस्या, समायोजन की समस्या और आत्मविश्वास की समस्या शामिल थी। 1971 में अमेरिकी डॉलर की सोने में परिवर्तन का निलंबन इस प्रणाली का विघटन का एक महत्वपूर्ण कारक था। क्वेश्चन नंबर 8, आत्मनिर्भर भारत स्कीम फोकसेस ऑन विच द फॉलोइंग? Import substitutions, export industrialization, both A and B, neither A nor B. आत्मनिर्भर भारत योजना निम्नलिखित में किस पर ध्यान केंद्रित करती है? आयात प्रतिस्थापन, निर्यात औद्योगिकरण, ए और बी दोनों, न तो एक न तो बी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, दोनों, ए और बी दोनों। आत्मनिर्भर भारत योजना का उद्देश्य भारत को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना है, इसमें आयात पर निर्भरता कम करना और साथ ही घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देकर निर्यात को प्रोत्साहित करना था, यानी दोनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9, टेनेंसी रिफॉर्म्स रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर्स, कन्फर्मेंट ऑफ ऑनरशिप राइट्स, ऑल ऑफ दिस। काश्तकारी सुधार का संबंध है लगान के विनियमन, बी काश्तकारी सुरक्षा से, सी स्वामित्व अधिकारों की पुष्टि से, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी। काश्तकारी सुधार में निम्नलिखित पहलू शामिल थे: किराए का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेंट, काश्तकारी की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, स्वामित्व अधिकारों का प्रदान, कॉन्फर्मेंट ऑनरशिप, यानी तीनों शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is a tax exclusively imposed and collected by the states? Income tax, corporation tax, GST, land revenue। निम्नलिखित कौन सा विशेष रूप से राज्य द्वारा लगाया गया और वसूला जाता है? आयकर, निगम कर, जीएसटी, भू राजस्व। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, भू राजस्व। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है: आयकर यानी इनकम टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है कृषि आय पर कर को छोड़कर, जिसे राज्य सरकार लगा सकती है। निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। जीएसटी वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे केंद्र और राज्य द्वारा साझा किया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में राज्य जीएसटी, एसजीएसटी राज्य द्वारा लगाया और वसूला जाता है, लेकिन विशेष रूप से केवल राज्य द्वारा नहीं होता, बल्कि सीजीएसटी के साथ होता है। भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू एक ऐसा कर है जो विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मिड डे मील पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स आर पॉवर्टी एलिवेशन अप्रोच, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, मिनिमम बेसिक नीड अप्रोच, नन ऑफ दिस। मिड डे मील सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास योजनाएं हैं, गरीब उन्मूलन दृष्टिकोण, विकासोन्मुख दृष्टिकोण, न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता दृष्टिकोण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिनिमम बेसिक नीड अप्रोच। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है: मिड डे मील अब पीएम पोषण हो गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एकीकृत बाल विकास योजना जैसी योजनाएं कमजोर आबादी, विशेषकर बच्चों और जरूरतमंद परिवारों को भोजन और पोषण सहायता जैसी आवश्यक सेवाएं और संसाधन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि उनके अस्तित्व और विकास के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके। यह एक न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भलाई के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 12, The Jharkhand government has launched 3 employment schemes
focusing on the long-term goals of sustainable development and creating new assets in the state. बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास स्कीम, नीलांबर पीतांबर नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 3 4, ऑप्शन सी है 3rd 4th फर्स्ट और डी है 4th फर्स्ट सेकंड। राज्य में सतत विकास और नई संपत्ति बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए झारखंड सरकार ने 3 रोजगार योजनाएं शुरू की हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसका ऑप्शन है 1 2 3, बी है 2 3 4, सी है 3 4 1 और डी है 4 1 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 2 3। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। बिरसा हरित ग्राम योजना, इस योजना का उद्देश्य वृक्षारोपण और बागवानी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर पैदा करना और हरित आवरण बढ़ाना है। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना खेल के बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित होते हैं। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का लक्ष्य जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से जल संसाधनों का संवर्धन और नई संपत्ति का निर्माण करना है, जिससे रोजगार ही पैदा हो। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका मुख्य ध्यान कौशल विकास पर है, न कि विशेष रूप से झारखंड सरकार द्वारा संपत्ति निर्माण पर। केंद्रीय रोजगार योजनाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 13। Revamped public distribution system provides benefits to self-help groups, cooperative societies, remote and backward areas, cities. पुनर्निर्मित सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसको लाभ प्रदान करती है? स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां, सुदूर और पिछड़े इलाके, शहर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुदूर एवं पिछड़े इलाके। पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों को लक्षित लाभ पहुंचाना था, ताकि इन क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और सामान्य पीडीएस की कमियों को दूर किया जा सके, जो पहले शहरी गरीबियों पर केंद्रित थे। क्वेश्चन नंबर 14। What is the aim of प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना? Minimum income to the farmers, pension to the farmers, irrigation, free electricity to the farmers. प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को न्यूनतम आय, किसानों को पेंशन, सिंचाई, किसानों को मुफ्त बिजली। तो इसका सही उत्तर है किसानों की न्यूनतम आय, यानी ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य देश के सभी भूमिधारक किसानों परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि कृषि संबंध गतिविधियां और घरेलू जरूरतों को संबंधित खर्चों पर ध्यान रख सके, जिस पर एक प्रकार न्यूनतम आय सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15। Arrange the following sources of irrigation as per descending order of their irrigated areas: canals, wells and tube wells, tanks. Choose the correct option from the code given. 1 2 3, 2 1 3, 2 3 1, 1 3 2। सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों और उनके सिंचाई क्षेत्रों के अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। नहरें, कुएं, ट्यूबवेल, तालाब। नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनें। 1 2 3, 2 1 3, 2 3 1, 1 3 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 1 3। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत में कुएं और नलकूप सबसे बड़े हिस्से को सिंचित करते हैं, लगभग 63%। उसके बाद नहरें 25%, अंत में टैंक लगभग 4.5% आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। According to Economic Survey of Jharkhand, the GSDP at constant prices was estimated to grow at the rate of percent in financial year 2023-24 and the rate of percent the next year 2024-25. A 5.1 and 5.7, B 6.1 and 6.7, C 7.1 and 7.7, D 8.1 8.7। झारखंड की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2023-24 में
प्रतिशत और अगले वर्ष 24-25 में प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। ए 5.1 और 5.7, बी 6.1 और 6.7, सी 7.1 और 7.7, डी 8.1 और 8.7। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है 7.1 एंड 7.7। झारखंड की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7.4% और अगले वर्ष 24-25 में 7.7% दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? ज्वार, मेज, ग्राउंडनट, वीट। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ज्वार, मक्का, मूंगफली, गेहूं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है गेहूं। ज्वार, मक्का और मूंगफली खरीफ की फसलें हैं जिन्हें मानसून के मौसम में बोया जाता है। गेहूं एक रबी की फसल है जिसमें सर्दियों में बोया जाता है और बसंत ऋतु में काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, which 5-year plan focused on the growth with social justice and equity? 9th 5-year plan, 8th 5-year plan, 7th 5-year plan, 6th 5-year plan। कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है 9th 5-year प्लान। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97-2002 का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। इस योजना में कृषि विकास और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। साथ ही सरकार के वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए ऋण विनियम कार्यक्रम को महत्व दिया गया। क्वेश्चन 19, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कंट्री रिप्रेजेंटेड बाय द पॉवर्टी रेशियो, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा किया जाता है। गरीबी अनुपात, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी दर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय किसी देश के नागरिकों के औसत जीवन स्तर का सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है। इसका कारण यह है औसत आय। प्रति व्यक्ति आय की गणना कुल राष्ट्रीय आय और को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। यह दर्शाता है कि औसतन प्रत्येक व्यक्ति कितनी आय अर्जित कर रहा है। उच्च प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि लोगों के पास वस्तु और सेवाओं पर खर्च करने के लिए अधिक पैसा है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर है। क्रय शक्ति, यह सीधे तौर पर लोगों को क्रय शक्ति परचेजिंग पावर से संबंधित है। यदि प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो लोग बेहतर भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फिजिकल डेफिसिट इन झारखंड फॉर 2024-25 is targeted at percent of GSDP. ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत लक्षित किया गया 3, 2, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट या सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल आय उधार को छोड़कर के बीच का अंतर होता है। यह दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितनी राशि उधार लेनी पड़ रही है। राजकोषीय घाटा जितना कम होगा, राज्य की वित्तीय स्थिति उतनी बेहतर मानी जाती है। जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह एक राज्य के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। यह राज्य की आर्थिक गतिविधियों और आकार का माप है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में, राजकोषीय घाटे को जीएसडी के प्रतिशत में व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक है। यह दर्शाता है कि राज्य का उधार उसकी अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले कितना बड़ा है। एक उच्च प्रतिशत चिंता का विषय है। झारखंड का राज्य भारतीय राज्यों को अक्सर केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय समीकरण लक्ष्यों का पालन करना होता है। ऐतिहासिक रूप से कई राज्यों के लिए 3% का लक्ष्य एक सामान्य दिशा निर्देश रहा है ताकि वित्तीय स्थिरता बनाए रखी जा सके। हालांकि हाल के वर्षों में यह लक्ष्य थोड़ा बदला भी है और राज्यों की वास्तविक स्थितियां भिन्न हो सकती हैं। पीआरएस इंडिया के अनुसार झारखंड का संशोधित अनुमान 2.3% था, लेकिन दिए गए विकल्पों में सबसे निकटतम और समान रूप से स्वीकार लक्ष्य 3% था। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें और आगे भी ऐसा वीडियोस आता रहेगा। धन्यवाद।